आज की अगर बात करें तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में स्लेवरी बैन है, लेकिन मैं आज की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सन 1300 की, जब दुनिया में गुलामी एक आम बात थी। रोमन एम्परर के कैथोलिक चर्च से लेकर अरेबियन पेनिनसुला के रेगिस्तान तक गुलाम हर जगह मौजूद थे। कहीं कोई बेवजह औरों के जुल्म सहता तो कहीं बेगुनाह लोगों को गुलाम बनाकर खरीदा और बेचा जाता। इतिहास के पन्नों में इसी गुलामी की दौर आगे बढ़ते हुए ईयर 1757 में एक नया मोड़ लेती है, जब बैटल ऑफ प्लासी में मिर्ज़ाफर के धोखे से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना कब्जा जमा लेती है और शुरुआत होती है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश राज का। इस 16th सेंचुरी के दौर में भारत और भारत के पूर्वी देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी एक साथ मिलके ईस्ट इंडीज़ कहलाते। यही ईस्ट इंडीज़ तब के ज़माने में स्पाइसेस का एक हब हुआ करता। देश विदेशों से लोग यहाँ आते और लौंग इलायची जैसे खुशबूदार स्पाइसेस की ताजेदारी किया करते। अंग्रेज़ों को तब इन स्पाइसेस के बारे में कुछ खास पता नहीं था। अगर कोई इंग्लैंड का पहला शख्स जो इन स्पाइसेस के खुशबू से रूबरू हुआ होगा तो वो और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकिस ड्रेक होंगे, जो कि 1577 में इंग्लैंड से रवाना होते हुए साउथ अमेरिका के स्पेनिश एम्पायर को लूटने चले थे। इस लूट में उन्होंने काफ़ी सारे सोने और चांदी को बरामद किया और फिर अपने जहाज़ को पैसिफिक ओशन की ओर ले चले। पैसिफिक ओशन की इस रूट का पता तब सिर्फ स्पेनिश और पोर्चुगीज़ को ही था, लेकिन क्योंकि ड्रेक ने स्पेनिश एम्पायर को ऑलरेडी लूट लिया था तो इसका पता उन्हें भी चल गया। अपने रास्ते में ड्रेक मुलक्कस या मलुकू आइलैंड का खोज करते हैं, जिसे तब स्पाइस आइलैंड भी बोला जाता था। ये स्पाइस आइलैंड तब इंडोनेशिया प्रोविंस में थी, जिसके सुल्तान बबुल्ला से मिलने के बाद ड्रेक अपने गोल्ड और सिल्वर को सुल्तान को दे देते हैं और उनसे बदले में स्पाइसेस जैसे कि नटमेग और क्लोव्स एक्सचेंज करते हैं। तब फ्रैंकिस ड्रेक को इन स्पाइसेस की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन 1580 में जब वो इंग्लैंड लौटते हैं तो वो वहाँ के हीरो बन जाते हैं। ऐसे ही कई और सी वॉयजेस की जाती हैं और 13 अगस्त 1592 को सर वॉल्टर रैलिग और जॉर्ज क्लिफर्ड, जो कि बैटल ऑफ फ्लोर्स के दौरान नेवल कमांडर थे, वो एक पोर्चुगीज क्रैक को जब्त कर लेते हैं जिसका नाम मैड्रे दे ड्यूस था। मैड्रे दे ड्यूस एक यूरोपियन शिप के तरह ही आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वेसल थी, जिसे वॉल्टर रैलिग और जॉर्ज क्लिफर्ड ने जब्त करने के बाद इंग्लैंड के शहर डार्टमाउथ ले गए थे। और वहाँ के लोगों ने आज तक की अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ देखी होगी तो वो यही मैड्रे दे ड्यूस थी। 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक कोई भी यूरोपियन शिप की तरह वेसल जो कि पानी के ऊपर चलती है उसे कैरक कहा जाता है। तो ये मैड्रे दे ड्यूस एक कैरक थी और ये पूरी कैरक गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ब्लैक पेपर, नटमेग, क्लोव्स, परफ्यूम और मेडिसिन से भरी हुई थी। इस कैरक के कब्जे के बाद तो मानो ब्रिटिश में सी वॉयजेस की बाढ़ ही आ गई। हर किसी के मुंह पर तब बस एक ही नाम था, ईस्ट इंडीज़। इसके बाद आती है साल 1599, जब एक मर्चेंट्स और एक्सप्लोरर्स के ग्रुप मिलके ईस्ट इंडीज़ की दौलत के बारे में डिस्कशन करने बैठते हैं। इस डिस्कशन में शामिल होते हैं तब के लंदन के लॉर्ड मेयर स्टीफन सोम, एक पावरफुल लंदन पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस स्मिथ, जिनके फादर तब लेवांट कंपनी के ओनर भी थे, और इनके साथ ही कई और शामिल थे जिन्होंने ड्रेक और रेलिक के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ था। फिर 22 सितंबर को ये थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और अपनी कंपनी में 30,133 यूरोस को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये आज के ज़माने में लगभग 4 मिलियन यूरोस के बराबर होगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ 24 लाख रुपीज़। 2 दिन बाद ये ग्रुप एक लेटर लिखते हैं तब के ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ I को, ताकि इन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ सपोर्ट मिल सके। लेकिन ऑफिशियली इन्हें क्वीन से कोई अप्रूवल नहीं मिलती है। हालांकि क्वीन इन्हें इनडायरेक्टली इनके प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने को कहती है। बस फिर ये लोग मिलके 2 बड़ी सी शिप्स खरीदते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 68,373 यूरोस तक कर देते हैं।
फिर जाकर 31 दिसंबर 1600 को ये क्वीन एलिजाबेथ वन को एक दूसरी बार कन्विंस करने के लिए लेटर लिखते हैं एंड इस बार इन्हें ऑफिशियली अप्रूवल मिल जाती है और ये अपने कॉरपोरेशन को नाम देते हैं गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। काफ़ी बड़ा नाम है और यहीं से शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस कंपनी के पहले गवर्नर बनते हैं थॉमस स्मिथ और 24 डायरेक्टर्स के साथ मिलके ये एक कोड बनाते हैं। इस कंपनी की पहली वॉयज 1601 में सर जेम्स लैनकास्टर के कमांड में रेड ड्रैगन नाम की शिप से होती है। उसके ही नेक्स्ट ईयर मलाक्का स्ट्रेट से लैनकास्टर एक 1200 टन की पोर्चुगीज़ कैराक बरामद करते हैं, जिससे साउथ होम काफ़ी पेपर और स्पाइसेस कलेक्ट करते हैं। तब के ज़माने में पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर्स सी वॉयजेस में काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। समुंदर में इनकी कैराक्स बहुत दिखाई देती थी। इसके बाद अपने शहर इंग्लैंड लौटने से पहले ये 2 फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, एक इंडोनेशिया के जावा नाम के ग्रेटर सुंदर आइलैंड जिसका नाम बंटम था वहाँ पर, और एक दूसरी फैक्ट्री स्पाइस आइलैंड मोलक्कस में। फिर जब ये 1603 में इंग्लैंड लौटते हैं तब तक क्वीन एलिजाबेथ वन की देहांत हो चुकी होती है, लेकिन इनका वॉयज सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए तब के नए किंग जेम्स वन बड़े ही तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। फिर मार्च 1604 को इस कंपनी की सेकेंड वॉयज होती है जिनके कमांडर होते हैं हेनरी मिडल्टन, और फिर 1607 से 1610 के बीच इनकी थर्ड वॉयज होती है और 1608 में इनकी फोर्थ वॉयज होती है जिनके कमांडर्स विलियम कीलिंग और अलेक्जेंडर शार्पेज थे। अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी अपने स्पाइस बिजनेस को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि तब तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश्ड कर लिया था। जो बंतम जावा में उन्होंने पहली फैक्ट्री सेटअप की थी वो 20 साल तक अच्छे से चली, फिर जाकर 1683 को उसे बंद कर दिया गया। इस बीच ये कंपनी डच और पोर्चुगीज से बहुत बार फाइट करती है, लेकिन बैटल ऑफ स्वाली जो कि सूरत में हुआ था 1612 को ये एक बड़ी जीत के साथ इंडिया के मेन लैंड में एक्सपैंड करने का डिसीजन लेती है और काफ़ी सारे ऑफिशियल सैंक्शंस दोनों ही साइड ब्रिटिश और मुगल एम्परर के साथ करते हैं। साल 1608 में गुजरात के सूरत शहर में ये कंपनी अपना पैर जमाती है और आंध्र कोस्ट के मसूलीपट्टनम में पहली इंडियन फैक्ट्री को सेटअप करते हैं। इनकी सेकंड फैक्ट्री सूरत में ही इस्टेब्लिश होती है 1615 में। प्रॉफिट से इनके जेबें भरते देख जेम्स वन बाकी सारी ब्रिटिश कंपनी जो कि तब इंडिया में थी सभी को सब्सिडरी लाइसेंसेस दे देती है और 1615 में जेम्स वन थॉमस रो को भेजते हैं तब के मुगल एम्परर जहांगीर के पास एक कमर्शियल ट्रीटी को तैयार करने के लिए, जिससे कि ये सूरत में और भी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके। इसके बदले में वो यूरोपियन मार्केट से यूरोपियन सामान को ऑफर करते हैं। ये इनकी मिशन काफ़ी सक्सेसफुल होती है और जहांगीर थॉमस रो के ज़रिए जेम्स वन को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें जहांगीर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये लिखते हैं कि उन्होंने सारे ब्रिटिश के शिप्स के लिए सारे पोर्ट्स को खोल दिया है ताकि वो आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सके। जो फंडिंग और सपोर्ट इस कंपनी को ब्रिटिश क्राउन से मिलती थी उससे देखते ही देखते ये अपने बिजनेस को फैलाने लगे और धीरे धीरे इस्तांडो द इंडिया में अपनी जड़ों को मजबूत करने लगे। ये इस्तांडो द इंडिया एक पोर्चुगीज ऑक्यूपाइड स्टेट थी जिसमें गोवा, चिट्टागोंग और बॉम्बे भी शामिल थी। इसी बॉम्बे शहर को पोर्चुगल ने इंग्लैंड को दहेज के रूप में दे दिया क्योंकि पोर्चुगल के किंग जॉन IV की डॉटर कैथरीन ऑफ ब्रगांजा की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II के साथ तय हो गई थी। ब्रिटिश ने तब UAE, कुवैत, कतार, ओमान, पर्शिया, बहरीन इन सभी में अपना राज जमाया हुआ था और इन सभी को मिलाकर वो पर्शियन गल्फ ऑफ रेसिडेंसीज के नाम से पुकारते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर स्पेनिश जहाज़ों पर हमला करते हैं अपने चाइना के कोस्ट पर ब्रिटिश पोर्ट्स को बचाए रखने के लिए और फिर पोर्चुगीज़ जहाज़ों पर हमला करते हैं कुछ पॉलिटिकल रीजंस के वजह से। ये कंपनी 2 ट्रेडिंग पोस्ट्स को सेटअप करते हैं, एक सूरत में और एक मद्रास में ईयर 1619 और 1639 को। 1647 तक आते आते ये कंपनी अपनी 23 फैक्ट्रीज को सेटअप कर लेती है और पूरे इंडिया में इनके अंडर टोटल 90 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिश क्राउन 1668 को
बॉम्बे शहर को पूरी तरीके से इस कंपनी के हवाले कर देती है और 1690 तक आते आते ये कंपनी कलकत्ता में अपनी पूरी तरीके से अपना अड्डा जमा लेता है। यही मेजर फैक्ट्रीज आज के ज़माने में फोर्ट्स बनाए दिए गए हैं, जो कि बंगाल में फोर्ट विलियम, मैड्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे में बॉम्बे कैसल के नाम से जाने जाते हैं। ईयर 1634 को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए इन कंपनी के लोगों को बंगाल में अपना बिजनेस और फैलाने की परमिशन दे दी और 1717 तक आते आते इनकी कस्टम ड्यूटीज़ टोटली हटा दिए गए थे। इस कंपनी की मेन बिजनेस तब कॉटन, सिल्क, इंडिगो डाई, सॉल्टपीटर और चाय पर ही आधारित थी। इनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर तब डच लोग थे, जिन्होंने 1640 को पोर्चुगीज़ को हरा के मलक्का स्ट्रेट में अपनी स्पाइस बिजनेस को बहुत ही फैला दिया था। क्योंकि तब मलक्का रीजन के स्पाइस आइलैंड में पोर्चुगीज़ और स्पेनिश की हुकूमत ना के बराबर थी, इसीलिए EIC और VOC दोनों के बीच इंटेंस कंपटीशन के कारण 17th और 18th सेंचुरी में एंग्लो डच वॉर्स की जंग छिड़ जाती है। 17th सेंचुरी के पहले 2 डेकेड्स आते आते डच ईस्ट इंडिया कंपनी या VOC दुनिया की सबसे वेल्दिएस्ट कमर्शियल ऑपरेशन बन जाती है, जिसके पास 50,000 एम्प्लॉयज़ होते हैं और खुद के प्राइवेट 200 शिप्स होती हैं। ये अपनी ज़्यादातर बिजनेस स्पाइस में ही करते थे और अपने शेयर होल्डर्स को सालाना 40% डिविडेंड भी देते थे। इन्हीं 17th और 18th सेंचुरी के बीच स्पाइस आइलैंड से स्पाइस बिजनेस में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच और फ्रेंच के साथ एग्रेसिव कंपटीशन में घुस जाती है, क्योंकि तब स्पाइस आइलैंड में कुछ ऐसे स्पाइसेस मिलती थी जो कि सिर्फ वही पाए जाते थे, जैसे कि नटमेग और क्लोव्स। यही स्पाइसेस सिर्फ एक ही वॉयज में करीबन 400% की प्रॉफिट्स लाते थे। डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनीज के बीच यही कंपटीशन इतनी बढ़ गई कि 1652 से लेकर 1784 तक इन्हें टोटल 4 एंग्लो डच वॉर्स लड़नी पड़ी। 1635 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉफिट्स देखते हुए विलियम कोर्टिन अपनी एक खुद की कंपनी बनाते हैं, कोर्टिन एसोसिएशन, और इन्हें जेम्स चार्ल्स I से एक ट्रेडिंग लाइसेंस भी मिल जाती है। इस ट्रेडिंग लाइसेंस के तहत जिस जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मौजूदगी नहीं बनाई थी, हर वो जगह पर ये खुद की बिजनेस कर सकते थे। इसीलिए तब 1635 को कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद 1670 तक आते आते किंग चार्ल्स II के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना सकती है, वहाँ पे पैसे जमा करके रख सकती है, अपनी खुद की आर्मी तक रख सकती है और जंग भी कर सकती है, और खुद के क्रिमिनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकती है। मतलब एक तरीके से इन्हें पूरी आज़ादी दे दी गई थी। अपने नए राइट्स के साथ ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से कई गुना ताकतवर हो गई, और इसके बाद ये कंपनी ऐसे फैसले लेने लगी जैसे मानो इनके ऊपर शैतान हावी हो गया हो। ये जब इंडिया आए थे तब इनकी सोल इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस थी, लेकिन बढ़ती पावर और प्रॉफिट्स को देख ये कंपनी अपने लालच को संभाल नहीं सकी और इनकी नीयत अब बिजनेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना था और उनके लोगों को गुलाम बनाना था। और इसी वजह से ईयर 1686 को पहली एंग्लो मुगल वॉर होती है।